हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका पहला चैप्टर। तो इसका नाम है इस चैप्टर का पादपों में पोषण। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पादपों में पोषण कैसे होता है इस चीज के बारे में इस पूरे चैप्टर में जानने वाले हैं। तो जैसा कि हमने क्लास 6 में ही पढ़ चुका है कि जो चाहे वो कोई भी जीव हो, पादप हो या फिर कोई भी जीव जंतु हो, उन सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमने ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जो है वो भोजन के घटक होते हैं। और ये जो भोजन के ये जो घटक होते हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा इन्हें क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप जो होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों और पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। तो अगर हम पादपों की बात करें, जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं, बट जो मनुष्य होता है और जो भी प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, वो पौधे पे ही निर्भर रहते हैं। पहला इसमें जो टॉपिक आता है वो है पादपों में पोषण की विधि। तो अगर हम इसकी बात करें तो केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, स्वपोषण कहलाता है। मीन्स कि ऐसा विधि जिसमें जो जीव होता है वो अपना भोजन खुद ही बनाता है, उसको स्वपोषण कहते हैं। ठीक है। अतः ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो खुद अपना भोजन बनाते, तो उस विधि को क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। और चूंकि जो पादप होते हैं वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी। वहीं इसके विपरीत जो होता है, जंतु और जो अधिकतर जो अन्य जीव होते हैं वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं और इन्हें विषमपोषी कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से दो विधि होती है, एक तो होती है स्वपोषी और एक होती है विषमपोषी। स्वपोषी पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं, जीव जंतु, वो विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां जो होती है वो पादप की खाद्य फैक्ट्री है एक तरह से। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल और खनिज जड़ होता है, मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तन्नी के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना और शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पत्ती होता है वो हरा होता है, और वो किसके कारण होता है? तो हरा वर्णक के कारण होता है, जिसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, जो सौर प्रकाश होता है, उसकी ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है।
तो अगर हम बात करें तो इस तरीका से जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा का जो सबसे पहला और सबसे मुख्य स्रोत जो होता है वो कौन सा होता है, तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण के अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। क्यों? क्योंकि हमारे, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, वातावरण की, वायुमंडल की बात करें, तो उसमें ऑक्सीजन होती है और कम होती है। और हमेशा जो जीव जंतु होता है वो हमेशा क्या लेता है, सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और प्रकाश संश्लेषण की विधि ही नहीं रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, जिससे सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बहुत अधिक हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, जिससे इंसान जी नहीं पाएगा और पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही असंभव हो जाएगी अगर प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति नहीं रही तो। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट और का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, फिर सूर्य का प्रकाश। और वो किसके माध्यम से सूर्य का प्रकाश जाता है, तो क्लोरोफिल के माध्यम से पत्ती में। ठीक है। और उसके बाद निकलता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, जितना कि हम लोग श्वास लेते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जितना श्वास लेने में ऑक्सीजन खर्च करते हैं उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन जब प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है उस टाइम वो लोग देते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पे हम इमेज अगर देखें यहाँ पे, तो ये जो है पत्ती है, हमने समझाया कि कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है पेड़ पौधों में। यहाँ पे ये पत्तियां जो होती है, एक पत्ती है, ये क्या है, इसमें हरा रंग का होता है, हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके हेल्प से क्या होता है कि जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है वो पत्ती में जाता है, फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की विधि हो पाती है। ठीक है। ये क्लोरोफिल को दर्शाया गया है कुछ इस तरीके से। क्लोरोफिल होता है, यहाँ पे द्वार कोशिका है और ये रंध्री द्वार है। ठीक है। और ये जो पार्ट है ये क्या है, रंध्र है पत्ती का। तो इस तरीका से पौधे जो होते हैं, पौधे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी वो लोग बहुत अधिक निर्मुक्त करते हैं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे भी इमेज देख सकते हैं। ये मान लेते हैं एक पौधा, एक क्या है, एक पौधा है, ये सूर्य है। सौर ऊर्जा यहाँ पे पत्ती पे पड़ रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यहाँ से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे पत्ती जो है उसमें क्लोरोफिल होता है और जल और खनिज कहाँ से मिल जाता है, तो जमीन से, धरती से उसको, पौधे को जल और खनिज मिल जाता है। ठीक है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूली रूप हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पत्ती में ही नहीं होता है, जो भी हरा या फिर वो चाहे वो तना हो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है और क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे और अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छदन
कर देते हैं, और अर्थात मतलब इसका मतलब क्या है, ढक देते हैं। जो पत्तियां होती है उसमें क्या होता है कि लाल कलर का भी होता है, भूरा कलर या फिर अन्य टाइप का भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि हरा रंग का होता है। ठीक है, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आपने गीले दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी जैसे कि पादप हो गए देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। इनका भी जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो इनका कलर जो होता है हरे रंग का दिखाई देता है, और वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेकर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, कोशिका का आरेख चित्र है। यहाँ पे कोशिका ये झिल्ली है, और ये क्या है, कोशिका द्रव है। ये जो पार्ट है वो क्या है, कोशिका द्रव है, और ये केंद्रक है। सजीवों का जो शरीर होता है, जितने भी सजीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में उपस्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं केंद्रक कहलाती है। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। जो केंद्रक होता है वो एक जेली के समान ये घिरा घिरा होता है, और इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो अगर हम बात करें पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण की, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जब प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, साथ ही खनिज जो भी होता है वो धरती से वो ले लेते हैं, मिट्टी से। और उसके बाद वो लोग प्रकाश संश्लेषण की जब विधि होती है तो पौधे में, तो उसके बाद निकलता है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली नाइट्रोजनी पदार्थ होता है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। और हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो कहाँ पे मिलता है, नाइट्रोजन बेसिकली वायु में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेत में उर्वरक एवं खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में हमने डिस्कस किया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट और क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। इसके साथ ही जो पौधा होता है उसमें जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन पदार्थ भी रहता है प्रोटीन में, सिर्फ कार्बन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं रहता है, उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ भी होता है। और हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो वायुमंडल में तो मिलता ही है, सबसे ज्यादा वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है। बट वो
जो गैस के रूप में रहता है नाइट्रोजन, उसको पौधे उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ उसमें जीवाणु होते हैं पौधे में और मिट्टी में, जो कि क्या करते हैं कि वो जो गैसीय नाइट्रोजन होता है उसको यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि जो पौधे हैं उसको वो ग्रहण कर सके और नाइट्रोजन की आपूर्ति भी हो जाए। नेक्स्ट है पादपों में पोषण की अन्य विधियां। तो अगर हम बात करें, हमने तो एक विधि डिस्कस किया है कि वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन वो लोग बनाते हैं। अब पादपों में पोषण की अन्य विधियां की अगर हम बात करें, तो कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की विधि भी तो नहीं होगी, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं करते हैं, तो वो कैसे जीवित रहते हैं। तो मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर ही निर्भर प्राप्त होते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, मतलब कि ये विषम पोषी होते हैं। ठीक है, ये पादप ही होते हैं, बट कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की विधि ही नहीं होती, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और इसलिए वो लोग विषम पोषी प्रणाली में आते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम इमेज में देखें तो ये क्या है, एक पेड़ है और इसके ऊपर हम यहाँ पे देख सकते हैं एक और पौधा है, और ये जो है ये बेसिकली अमर बेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। ये सिर्फ यही इसी पौधे पे नहीं बल्कि किसी भी पौधे पेड़ पे ये उग जाते हैं अपने आप, और ताकि ये भोजन प्राप्त कर सके इसी से। तो जिस पर ये आरोही होते हैं, मतलब कि जिस पर ये लगे रहते हैं, उसको परपोषी कहलाता है, उसको परपोषी कहा जाता है, क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहा जाता है। तो जो अमर बेल हो गया, जो इस पे लगे हुए हैं उसको परजीवी बोलते हैं, और जिस पर ये लगे हुए हैं, ये जो पौधा है उसको परपोषी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कि इस तरीके के तो नहीं होते हैं परजीवी टाइप के, लेकिन वो क्या होते हैं, वो कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये घटपर्णी है और इसका संरचना जो है वो घड़े और ढक्कन जैसी होती है, और ये क्या करते हैं, ये कीटों का भक्षण करते हैं, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कीटभक्षी पादप, ये कहलाते हैं, इनको कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये छोटे छोटे जो कीट होते हैं उसको वो खाते हैं। जब भी उसमें कीट जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाता है जब इसमें कीट जाता है, और इसके बाद ये कीट इसमें चला जाता है तो ये मर जाता है, और इसी का भोजन के रूप में ये उपयोग करके और फिर अपना ग्रोथ वो लोग करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कीटभक्षी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मृत जीवी। ठीक है, तो मृत जीवी की अगर हम बात करें तो हम मशरूम को देखे होंगे। मशरूम यहाँ पे हम इसका इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मशरूम दिखाई देता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको मृत जीवी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कवक या फिर फंजाई। ये क्या करते हैं, इनकी जो पोषण प्रणाली होती है वो भी भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत जीवी या विघटनकारी जो सड़ने वाली वस्तुओं जैसे कि जैव पदार्थ होते हैं वो सड़ जाते हैं कि सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो सके। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत अथवा विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जो पौधे होते हैं उसको मृतजीवी कहते हैं। जैसे कॉक हो गया, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थ पर उगते हैं जो कॉक होते हैं। उसके अलावा ये उन स्थान पे भी उगते हैं जो नम या उष्ण हो। कॉकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां होती है। इस कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुओं कॉकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। ठीक है, तो मृत जीवी में क्या किया जाएगा, जो कॉक हो गया, जो फंजाई होते हैं वो, इसके अलावा जो छत्रक जिसको हम बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, वो भी क्या है, एक तरह से मृत जीवी है। सामान्यतः कॉकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कॉक को जन्म देते हैं।
कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एक एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं और इन्हें सहजीवी संबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ कॉक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कॉक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषण के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कॉक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कॉक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो इस तरीके से सहजीवी संबंध भी बनाते हैं दो पादप और वो लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फालीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। तो इस तरीके से सहजीवी संबंध के द्वारा वो एक दूसरे की जरूरतों की आपूर्ति करते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा से नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये बेसिकली हमने इसमें क्या क्या जाना कि कैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो मृतजीवी होते हैं या वही विषमपोषी होते हैं जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, और जो मृतजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो चीजें खराब हो गई रहती है उस पर बैठते हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं कि जैसे उसमें क्या आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा, कॉक हो जाएगा, तो ये सब क्या होते हैं, ये मृतजीवी होते हैं। उसके अलावा हमने देखा यहाँ पे कि कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि क्या करते हैं कि जो कीट कीट होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको वो खाकर और फिर अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं और वृद्धि करते हैं। उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कीटभक्षी पादप कहा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग पादप होते हैं और अलग अलग तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर पूरा। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी होते हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है।
तो जीवों की खाद की आवश्यकता ऊर्जा के लिए होती है, साथ ही वो वृद्धि के लिए होती है, साथ ही रोगों से सुरक्षा के लिए होती है। तो इस कारण से जीवों को खाद की आवश्यकता होती है। अगर वो खाद नहीं ले तो वो मर जाएंगे। नेक्स्ट है, परजीवी और मित्रजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी क्या होते हैं? तो परजीवी ये अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, मतलब कि वो जो होते हैं वो किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं। दूसरा है कि मृतजीवी क्या होता है? तो वे अपना भोजन मृत या सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे प्राप्त करते हैं। उसके बाद और नेक्स्ट अगर हम अंतर की बात करें तो ये जो जीव होते हैं वे जिस जीव पे रहते हैं, परजीवी जो होते हैं वो जिस जीव पे रहते हैं उसे नुकसान पहुंचाते हैं, और जो मृत जीवी होते हैं वे मृत पदार्थों को विघटित करके पर्यावरण को साफ करने में मदद करते हैं। तो एक तरह से वो अच्छे हैं मृत जीवी। नेक्स्ट है इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें परजीवी का, तो परजीवी हो जाएगा अमरबेल, जू हो गया, फिर जो फीता कृमि होता है वो क्या है? परजीवी है। और मृतजीवी की बात करें तो कवक हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, या फिर कुछ जीवाणु जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं। नेक्स्ट है, आप पत्ती में मंड जो स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो पत्ती में स्टार्च का परीक्षण आयोडीन टेस्ट द्वारा हम कर सकते हैं। पहले इसमें क्या करेंगे कि हरे पत्ते लेंगे, जो पौधे की जो पत्ती होती है उसको लेंगे, उसे कुछ मिनट के लिए पानी में उबालेंगे। इसके बाद पत्ती को अल्कोहल स्पिरिट होता है वाले बीकर में डालकर तब तक गर्म करेंगे जब तक कि उसका रंग हरा पूरी तरह से जो क्लोरोफिल है वो पूरी तरीका से ना निकल जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि अब पत्ती को ठंडा पानी से धो लेंगे, पत्ती पर आयोडीन घोल के कुछ बूंदे डालेंगे। यदि पत्ती का रंग जो है वो नीला काला हो जाता है तो यह स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। इस तरीके से हम स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेती है। पत्तियों में मौजूद जो हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है और इस ऊर्जा को उपयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के रूप में, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो होती है वो मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। तो बिल्कुल पादप जो होते हैं भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा से क्या होता है, हरे पौधे उत्पादक और वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, और जिससे शाकाहारी जीव खाते हैं, और शाकाहारी जीव से क्या करते हैं, मांसाहारी शाकाहारी जो जीव होते हैं, जैसे वो मान लेते हैं कि वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिरन जो हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मनुष्य होता है वो भी क्या करता है, मांस मछली खाता है। तो वो भी एक तरह से क्या हो गया कि वो भी एक तरह से पादप जो होगा वो भोजन के मूलभूत स्रोत में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण रिक्त स्थान है, तो इसमें मंड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। तो यहाँ पे पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा। उसके बाद एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों प्रणाली पाई जाती है वो क्या हो जाएगा, वो घटपर्णी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें सही करेक्ट आंसर बताना है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अमरबेल का सही उदाहरण है, तो वो क्या होते हैं, स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी या फिर परपोषी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परजीवी होते हैं। नेक्स्ट है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को क्या कहा जाता है, पादप का जो नाम है वो क्या है। तो इसमें ऑप्शन है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। तो इसका आंसर हो जाएगा घटपर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है। पहला में है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु, कीट, पक्षी। इसमें दिया है जीवाणु, परपोषित, घटपर्णी, पत्ती, परजीवी। तो इसका मिलान जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो पत्ती में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन
यहाँ पे क्या करते हैं, जीवाणु जो होता है नाइट्रोजन जो गैस होता है उसको परिवर्तित कर देते हैं, ताकि जो पौधे हैं वो उस नाइट्रोजन को की आपूर्ति कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है अमरबेल। अमरबेल जो होता है वो परजीवी होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल पत्ती हो जाएगा यहाँ पे, और ये परजीवी हो जाएगा। जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषित होते हैं, दूसरों पे आश्रित रहते हैं। कीटभक्षी में क्या हो जाएगा, तो घटपर्णी हो जाएगा कीटभक्षी में। ठीक है, नेक्स्ट हो क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथनों का चयन करना है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, नहीं, असत्य है, ये ऑक्सीजन मुक्त होती है। नेक्स्ट है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें मृतजीवी कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनको स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा। इसका मुख्य जो उत्पाद होगा वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर हो जाता है, बिल्कुल सत्य है ये। नेक्स्ट है सही विकल्प को चुनना है, तो सही विकल्प को चुनना है, इसमें क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो इसमें है मूलरोम, रंध्र, पर्ण, सिराए और बाह्यदल, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट रंध्र। ठीक है, बी आंसर, ख आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो वह क्या है, तो वह पत्तियां है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।